भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विवाह का प्रस्ताव आता ही नहीं, और अगर आ जाता है प्रस्ताव तो बात बनती नहीं। कोई भी विवाह यदि आए और बात ना बने अथवा फिर प्रस्ताव ही ना आए तो इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं कोई बाधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो इसको दूर कैसे किया जाए? तो बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, और हर घर में ये चीज़ें उपलब्ध रहती हैं जिस उपाय को मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने घर में देख लेंगे तो 4 कोने होते हैं। नेतृत्व कोण होता है, ईशान कोण होता है, और अग्नि कोण होता है, वायव्य कोण होता है। 4 दिशाएं हैं ये घर की। इसका बड़ा महत्व होता है। जिस घर में आप रह रहे हैं क्या ये चारों दिशाएं दुरुस्त हैं? और अगर चारों दिशाएं दुरुस्त हैं तो विवाह में रुकावट क्यों हो रही है? विवाह के प्रस्ताव आ क्यों नहीं रहे हैं? अथवा फिर विवाह के प्रस्ताव जब आ रहे हैं तो विवाह की बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? तो इन 4 दिशाओं को लेते हुए मैं एक बहुत छोटा उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को घर पर आप करें, अपने ही घर पर। सबसे पहले कांच की शीशी आपको लेना है। कोई भी शीशी, छोटी, इतने आकार की कोई भी छोटी शीशी हो, थोड़ा मुंह उसका चौड़ा हो, हल्का फुल्का, तो जिसमें कि कागज जा सके। आपको एक लाल कलम की ज़रूरत है और शहद की ज़रूरत है। शहद और लाल कलम और एक कांच की शीशी। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा चाहिए आपको। तो सबसे पहले सुबह के समय आप स्नान ध्यान करके, स्नान ध्यान का मतलब जब स्नान कर रहे हो तो प्रभु का ध्यान तो किया ही जाता है, ध्यान का अर्थ ही होता है। आप स्नान करके, स्नान करने के बाद जो है पवित्र स्थल पर बैठ करके, घर में पूजा स्थल है तो सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर पूजा स्थल नहीं है तो पूरब की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएं। पूरब की तरफ मुंह करने का अर्थ भगवान भास्कर की तरफ, सूर्य की तरफ, शन की तरफ। हमारे घर में भी पूरब जो है सूर्य का स्थान माना गया है। मतलब यह आग्नेय कोण और ईशान कोण के बीच का हिस्सा जो है पूर्व का हिस्सा माना जाता है। तो आप वहाँ बैठेंगे जब, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सफ़ेद कागज़ के टुकड़े को आप लेंगे, उसमें गोल घेरा बनाएंगे इस तरह से। ये सर्किल, थोड़ा बड़ी सर्किल बनाइए जिससे लिखने में आसानी हो जाए। सबसे पहले उसमें अपने मनोभाव को लिखेंगे। इसमें, इस उपाय में 2 बातें ध्यान रखना। इस उपाय में 2 चीज़ें एक साथ होने जा रही हैं। एक, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह संपन्न होगा। 2, जिनका विवाह हो गया है, खटपट है, अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त हो रहा है, दिक्कतें हैं, मनमुटाव है, मरमरिंग है, क्वेरलिंग है, भुनभुनाहट जिसको बोला जाता है, आपस में झगड़े रोज होते हैं, पत्नी में बैठती नहीं है, संबंध विच्छेद की स्थिति आ गई, नहीं भी आई है तो रोज कलह का घर बना हुआ है, उनके लिए भी उपाय है। तो जो मनोभाव हैं आपके, जो आपकी मनोकामना है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है लड़के लड़की का, वो ऊपर की तरफ विवाह के संबंध में लिखेंगे, या इतना ही लिख दें कि विवाह। और जिनको विवाह जिनका हो गया है, जिनकी कलह खत्म करना है, तो वो लिखेंगे कि विवाह के लंबे समय अस्थायित्व के लिए, विवाह स्थायित्व के लिए, या विवाह के लंबे समय तक अस्थायित्व के लिए। अगर लंबा लग रहा है तो आपको इतना ही लिख देना है। अब करना क्या है? आपको ये लिखने के बाद गोल घेरे में मैंने बताया कि लिखना है, अपना नाम लिखेंगी आप, और नाम के नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगी। जिन लोगों का एग्जैक्ट टाइम है डेट ऑफ बर्थ का, वो अपना डेट ऑफ बर्थ के बाद टाइम भी लिख देंगी, और स्थान जहाँ पे जन्म हुआ है, तीनों चीज़ें लिख देंगी। और जिनका डेट ऑफ बर्थ ही केवल है, या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, सिर्फ नाम है, तो सिर्फ नाम लिख दें। अगर चारों चीज़ें हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान, तो चारों चीज़ें लिखें। ऊपर सबसे पहले विवाह का कारण, जो भी कारण हो आपका, विवाह का कारण लिखेंगे। और उसके बाद सबसे नीचे लिखेंगे आप जो है कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। इतना लिखने के बाद मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो, और इस कागज को एक पुड़िया बना करके उसी कांच की शीशी में आप डाल देंगे। और जब कांच की शीशी में पड़ जाएगा तो करना क्या है कि शहद, मैंने बताया कि आपको ले लेना है। शहद को इतना डालना है कि कागज की पुड़िया जो आपने उसमें डाला है, वो कागज की पुड़िया पूरी पूरी डूब जाए। अब जब कागज की पुड़िया पूरी पूरी डूब गई तो इसकी शीशी को, इसके ढक्कन को कस के आपको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद इसको कहीं पे रखना है,
अब आप पूछें कहाँ पे रखना है, तो इसको अभी मैं बताता हूँ कि कितने दिनों तक कहाँ रखना है। पहले तो मैं बता दूँ कि 21 दिन तक रखना है, पूरब रखना है कि पश्चिम रखना है कि उत्तर रखना है कि दक्षिण रखना है, इस विषय पर अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखिए, विवाह का कारक ग्रह जो है वो शुक्र होता है। वैभव, संपन्नता और धन धन सब चीज समृद्धि का भी कारक देवता जो है शुक्र होता है। यदि किसी का शुक्र मजबूत है तो सब कुछ अच्छा है, और यदि किसी का शुक्र कमजोर है तो सब कुछ खराब है। हमारे यहाँ ये माना गया है कि दाम्पत्य सुख के लिए सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित है, किसी पापक ग्रह से, तो प्रभाव तो जीवन में पड़ेगा। उस ग्रह की ऊर्जा जो है प्रभावित होती है, और जीवन में जितने भी ग्रह हैं ना, 9 ग्रह जो है आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह की ऊष्मा आपको प्रभावित करती है। हर ग्रह आपके जीवन को कहीं ना कहीं स्पंदित करते हैं। सूरज की रोशनी अगर बहुत तेज होती है तो आप छांव में जाते हैं, छत तलाशते हैं। उसी जगह पे यदि चंद्रमा नीचे आ जाता है तो ज्वार भाटा आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन मन बड़ा स्वस्थ रहता है, अमावस्या के दिन मन अस्वस्थ हो जाता है। मन का कारण चंद्रमा है, जल का कारक चंद्रमा है। जल जो है आकर्षित करता है, जल को आकर्षित करता है चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन इसीलिए समंदर में ज्वार भाटा आता है, उछाल मारता है पानी ऊपर की तरफ। ठीक इसी तरीके से शुक्र ग्रह जो है जीवन के दाम्पत्य सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रह पुरुष की कुंडली में जो है स्त्री का कारक है, शुक्र ग्रह स्त्री की कुंडली में पुरुष का कारक है। शनि राहु केतु पापक ग्रह से में आते हैं। मंगल तापीय ग्रह है, वो प्रभाव डालता है। बुध ग्रह जो है वो निष्क्रिय ग्रह है। निष्क्रिय मतलब जिसके साथ बैठता है उसका स्वभाव ग्रहण कर लेता है, बच्चा माना जाता है। शनि की दुश्मनी भी नहीं है इससे, जबकि सूरज की दुश्मनी शनि से है। तो इन ग्रहों को जन्म कुंडली में हम लोग जब देखते हैं तो डिग्री वार देखते हैं, किस डिग्री पे कौन सा ग्रह आपके कुंडली पर बैठा हुआ है। और जब कुंडली में जिस डिग्री पे बैठा होता है उसी डिग्री के आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। लग्न कुंडली, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली और आपका नवमांश। ग्रह अगर लग्न कुंडली में कमजोर हैं और नवमांश में मजबूत है तो प्रतिफल बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन बहुत से लोग तो सिर्फ लग्न कुंडली को देख करके प्रेडिक्शन कर देते हैं, यही दुखद है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो आपको स्पेसिफिक हमें अपनी जन्म कुंडली देना होगा, और जन्म कुंडली के आधार पर मैं विश्लेषण करूंगा तो एग्जैक्ट चीज़ें आएंगी। लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि आपके जीवन में थोड़ी बहुत बाधा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कहीं रुकावट है, विघ्न है, व्यवधान है, तो ये रेमेडी काम करती है, ये उपाय काम करता है, सशक्त रेमेडी है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में रेमेडी काम कर दे। कारण क्या है कि हर व्यक्ति की ग्रेविटी अलग अलग है, हर व्यक्ति के चेतना का लेवल अलग अलग है, हर व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति अलग अलग है, हर व्यक्ति का ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही अपना जो है आपकी रेमेडी काम आएगी। यदि मजबूत विरोध है तो कहते मतलब नेगेटिविटी मजबूत है, ग्रह नक्षत्र विरुद्ध है और लंबे समय तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करावें। और अगर कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उसके अनुसार जो रेमेडी निकलेगी वो रेमेडी एग्जैक्ट रेमेडी निकल के आती है और उसका परिणाम भी प्राप्त होता है। लेकिन इसमें भी जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें भी आपका प्रभाव पड़ेगा। कहते नहीं कि छोटा सा उपाय किया और सफलता मिल गई, छोटा सा उपाय किया परिणाम आ गया, अनुकूल परिस्थितियां बन गई। प्रतिकूल स्थितियां थी लेकिन अनुकूल स्थितियों में बदलते हुए देर न लगी। तो उन लोगों को, करोड़ों लोगों को, जो तमाम लोग हैं इस वीडियो को देखें, चाहे जिस देश में कह रहे हों, चाहे जिस काल की स्थिति में क्यों ना हो, वो अगर इस रेमेडी को करते हैं और उनके ग्रहों की दशा इनके अनुकूल, इस रेमेडी के अनुकूल बनती है, तो निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। उनके विवाह की प्रतिकूलता खत्म हो जाएगी, अनुकूलता आ जाएगी, और जब अनुकूलता आ जाएगी तो विवाह बंधन में बंध जाएंगे, आकर्षण हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो अभी इस बात को बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उस शीशी को रखें कहाँ, किस जगह पे रखना है। तो यहाँ मैं बता दूं कि आप अपने घर को पहले देख लीजिएगा। जिस घर में आप रहते हैं उसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि ईशान कोण कौन है। तो ईशान कोण पूरब और उत्तर का हिस्सा होता है, और उसी जगह पे जब आप देखेंगे नेतृत्व कोण कौन सा है, तो नेतृत्व कोण दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा होता है। उसी जगह पे जब देखेंगे आग्नेय कोण कौन सा है, तो आग्नेय कोण जो है पूरब और उत्तर की दिशा होती है, पूरब और दक्षिण की दिशा होती है। लेकिन जब आप पश्चिम और उत्तर की दिशा देखेंगे तो आप वायव्य कोण होता है। आप शीशी को कहाँ रखेंगे,
वायव्य कोण में रखेंगे। फिर से मैं पॉइंट भी नोटेड, कहने का अर्थ है कि जब आप शीशी को रखेंगे तो शीशी जो है वायव्य कोण का अर्थ हुआ कि पश्चिम और उत्तर के कोने में किसी पवित्र स्थल पे रखेंगे, साफ सुथरी जगह पे रखेंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊर्जा प्रभावित हो सके, ऊर्जा का रिदम बन सके और ऊर्जा अपना काम कर सके और ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बन सके, आपके जीवन में जितनी भी बैड एनर्जी हो डिटॉक्स हो सके, जो बाधा है, जो ऊर्जा की बाधा आपको उत्पन्न हो रही है वो ऊर्जा डिटॉक्स होकर खत्म हो सके। मैंने वायव्य कोण क्यों बताया? वायव्य कोण आकर्षण का कोण होता है। यहाँ आपके जो भाग्य का जो वैवाहिक जीवन है वो आकर्षित होगा। लड़का है तो लड़की आकर्षित होगी और लड़की है तो लड़का पक्ष आकर्षित होगा और टूटते हुए संबंध बनने लगेंगे। और कहते हैं ना, ये है जो संबंधों की गति जो है यहाँ पे, ये ऊर्जा का क्षेत्र होता है वायव्य कोण। चंद्र का भी स्थान होता है, ध्यान दीजिएगा। और वायव्य कोण ऊर्जा का स्थान होता है, गतिशीलता आती है, वायु का स्थान होता है। वायु गति देता है, आपके स्पंदन को गति देगा, आपकी ऊर्जा को गति देगा। जो आपकी ऊर्जा को गति देगा तो आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। क्यों संपन्न होगा? उसमें रखा हुआ मधु मतलब शहद वो प्रभावित करेगा, मृदुलता लाएगा, मिठास लाएगा, आकर्षण लाएगा, ग्रेविटी बनाएगा, ऊर्जा को संशोधित करेगा। संशोधित मतलब बैड एनर्जी को काट करके गुड एनर्जी को स्पंदित करेगा। और जब गुड एनर्जी स्पंदित होगी तो आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। कागज में लिखा गया अफर्मेशन आपका काम करेगा। अफर्मेशन कैसे काम करेगा? जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो चीज़ें शहद के साथ एक रिदम बनाएंगी। उस शीशे में बंद आपका अफर्मेशन जब उस पवित्र स्थान पर रखा जाएगा तो स्पंदन बनेगा। कितने दिन तक रखना है? मैंने बताया 21 दिन तक रखना है। 21 दिन रखने के बाद आप वहाँ से करेंगे क्या उसको, अब थोड़ी देर में बता दूं। उन लोगों का जिनका विवाह हो गया है, पति पत्नी में टकराहट है, पति पत्नी में बैठती नहीं है, दोनों जोड़ों में कहीं ना कहीं क्वेरलिंग, मरमरिंग, भुनभुनाहट रहती है, झंझट रहते हैं, जो आपसी खींचातान रहता है, तो वो उत्तर और पश्चिम के कोने पे नहीं रखेंगे, वो दक्षिण और पश्चिम के कोने पे रखेंगे। दक्षिण और पश्चिम का कोना स्थायित्व का होता है, वहाँ स्थिरता आती है, जो है वहाँ झंझट खत्म होंगे। जितने भी आपके मन में विषाद उत्पन्न होते हैं पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति, वो समाप्त होगा। ठहराव आएगा, रिश्तों में स्थिरता आ जाएगी और मृदुल संबंध बन जाएंगे। दाम्पत्य सुख का भोग जो है आप भोगेंगे। तो आपको कहाँ रखना है? दक्षिण और पश्चिम की तरफ रखना है। यह दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र जो होता है ये स्थिरता का क्षेत्र होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो होता है वो आपके आकर्षण का क्षेत्र होगा। वो आपके टूटे हुए रिश्ते, जो रिश्ते टूट जा रहे हैं, संबंध बिखर जा रहे हैं, संबंध बन ही नहीं रहे हैं अथवा फिर प्रस्ताव आ ही नहीं रहा है, उसका क्षेत्र है। तो दोनों तरफ आपको रखना है, एक तरफ उधर एक तरफ इधर। 21 दिन जब बीत जाए तो 22वें दिन आप भगवान को प्रणाम करके, महादेव को प्रणाम करके, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, विवाह के देवता भगवान भोलेनाथ और शिव और पार्वती हैं, मतलब भोले और पार्वती हैं। तो आपको विवाह बंधन में यदि बनना है तो शिव और पार्वती की पूजा तो करना होगा, आराधना तो करना होगा, अभ्यर्थना तो करना होगा, अर्चना तो करना होगा, अनुरोध तो करना होगा। अगर आप पूजा, अर्चना, आराधना, अभ्यर्थना और अनुरोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको ये करना है कि जिस दिन आप जो है 21 दिन के बाद 22वें दिन उस पवित्र जगह पे रखी हुई वस्तु को उठाएंगे जिसमें शहद है, जिसमें आपका अफर्मेशन है, बंद शीशे को जब आप उठाएंगे तो उसको उठाते समय जब आप ले जाएंगे तो आपको किसी मिट्टी के नीचे दबा देना है। कैसे? शीशी सहित नहीं दबाना है। पॉइंट भी नोटेड, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग बाद में प्रश्न करने लगते हैं। शीशे से शहद को निकाल करके और कागज के टुकड़े को निकाल करके किसी मिट्टी में दबा देना है। अब आप पूछेंगे कि शहद तो उसमें लगी रहेगी, पूरी शहद तो नहीं निकल पाएगी। ना निकल पाए, आप उस शहद से कागज को अलग छुड़ाने की कोशिश मत करिएगा। जितना निकल पाए उतना निकाल करके आप जो है उसको उसमें करके बाद में शीशी को साफ करके दूसरे प्रयोग में भी आप ले सकते हैं, या किसी भी जगह पर आप शीशी रख सकते हैं। शीशी का कोई महत्व नहीं, आपकी क्रिया पूरी हो गई। क्रिया में केवल योग देने का काम शीशी का था। उस शीशी का भी धन्यवाद है जिसने आपके क्रिया में योगदान दिया। उस कागज का भी धन्यवाद है और शहद का भी धन्यवाद है जिसने आपके क्रिया का योगदान दिया है, जो है। लेकिन याद रखें इस बात का कि जब आप मिट्टी में उसको दबा रहे होंगे कागज को, जो कि आपके शहद से लिपटी हुई है, तो उस समय आप बोलेंगे कि यह ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ विवाह के कारक देवता हैं। यही विवाह को संपन्न कराएंगे, ग्रहों को अनुकूल करेंगे, प्रतिकूलता खत्म करेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ओम गौरी शंकराय नमः, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो, इतना आप बोलेंगे, जो है। उसके बाद उसको मिट्टी में दबा देंगे। ध्यान दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी आप लिखें
ओम गौरी शंकराय नमः, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो, इतना ज़रूर आप लिखें। मैं कहता हूं कि इतना लिखने से आपका जा क्या रहा है, आप भगवान भोलेनाथ का नाम ही तो ले रहे हैं, गौरी शंकर का नाम ही तो ले रहे हैं। तो इसलिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ओम गौरी शंकराय नमः, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। यह अफर्मेशन जब आप लिखेंगे तो रिदम बनेगा, ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा स्पंदित होगी और भाग्य आपके खुलेंगे, दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो, जरूर आप लिखें। ओम गौरी शंकराय नमः का मैं जाप करते हुए आप लोगों से कहूँगा कि आप इस क्रिया को जरूर करें। और उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर व्यक्ति को यदि उसकी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है और एग्जैक्ट टाइम है, नाम उसको अपना पता ही होगा क्या नाम है, और उसके अलावा स्थान पता है किस जगह पर जन्म हुआ है, तो अपने विवाह कुंडली के लिए, विवाह के लिए ही नहीं पूरे जीवन के लिए कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लेना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि वीडियो अच्छी है, और ये भी लिखें कि ओम गौरी शंकराय नमः, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। इसके साथ साथ यदि आपको कोई और परेशानी है इसके अलावा विवाह के संबंध में, एक चीज़ और मैं बता दूं जाते जाते, इस क्रिया को माता पिता भी कर सकते हैं। माता पिता जब करेंगे तो अपने बेटे के निमित्त या अपनी बेटी के निमित्त, बहन भाई के लिए कर सकती है, भाई बहन के लिए कर सकता है, अपने भाई के निमित्त या अपने बहन के निमित्त, मतलब कुटुंब के लोग, ब्लड रिलेशन के लोग एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि क्रिया को करें, और उसके बाद जो है जैसी स्थिति होती है मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें या मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने पूरी वीडियो को बड़े प्रेम से देखा, सुना, समझा, और कोई गति कहीं पे अगर समझ में ना आए, गति ना मिले, स्थिरता नजर आए, तो मेरे से आप प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहूँगा ओम गौरी शंकराय नमः, हर हर महादेव।